मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय इस वक्त की नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। मौसम ने ली करवट, ठंडा हुआ मिजाज, बारिश के साथ सर्द हवाओं का डेरा, दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विज्ञानियों ने कहा अभी और लुढ़केगा पारा, घने कोहरे के बड़े आसार। कोरिया में हाथियों का आतंक, ग्रामीण का घर गजराज ने तोड़ा, वन विभाग के अमले ने डाला डेरा, रात जागने को मजबूर ग्रामीणों ने कहा हमेशा बना रहता है डर का साया। डोंगेश्वर महादेव मंदिर में दिखी कार्तिक पूर्णिमा की धूम, गुप्त गंगा में लोगों की आस्था, हो जाते हैं सभी चर्म रोग दूर, प्राकृतिक नजारों के बीच दिन भर चली पूजा अर्चना। राजधानी रायपुर में सिटी बसें वसूल रही मनमाना किराया, कोरोना के बाद से बेलगाम हुई निगम की बसें, बिना सूचना बंद हुई एसी बस, रखरखाव के अभाव में 37 वाहन हुए कबाड़, लोगों को हो रही असुविधाओं से बेपरवाह जिम्मेदार। और अब खबरें विस्तार से। नवंबर के आखिरी सप्ताह में मौसम में अचानक जबरदस्त परिवर्तन देखा गया। पिछले 2 दिनों से गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके में छाए बादल सुबह सुबह अचानक हल्की बूंदाबांदी के साथ बरसने लगे, जिससे मौसम ठंडा हो गया। मौसम में परिवर्तन की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है, जिसका असर पहले ही उत्तर भारत सहित पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी देखने को मिल रहा है। मौसम में आए बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान में अब तक 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम साफ होते ही न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश के भी आसार बने हैं। पिछले 2 दिनों से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम में आए बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से अमरकंटक की तराई में बसे गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाके के आसमान में सुबह से बदलाव नजर आ रहा है, जहां लगभग पूरे दिन सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे उत्तर भारत, राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और ओले की संभावना बनी हुई है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसका नॉर्थ छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिल रहा है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। देखिए, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो अभी जिसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न पाकिस्तान में है, उसकी वजह से राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और ओले की संभावना बनी पड़ी है, जिसके कारण से कल बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई है, भारी वर्षा दर्ज की गई है। उसकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, इसमें टेम्परेचर में गिरावट हुई है और आने वाले 2 दिनों में बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना है। फिलहाल इस सीजन में महीने का अब तक रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान 12.4 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों में हल्की बारिश के भी आसार बने हुए हैं। साथ ही मौसम विभाग की माने तो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच कोहरे और धुंध भी रहेगी, जिस वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। वहीं सोसाइटियों में धान सुरक्षित कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के साथ ही बेमेतरा जिले में भी धान खरीदी 1 नवंबर से जारी है, जहां जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। दूसरी तरफ अचानक बदलते मौसम के मिजाज से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जिला प्रशासन ने निर्देश दिया। धान को बारिश से सुरक्षित रखने तिरपाल और कैप कवर से ढका गया है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने कहा कि जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ धान को सुरक्षित करने में लगा है। धान खरीदी 129 केंद्र हैं जिले में। सभी जगह पूर्व से ही त्रिपाल और कैप कवर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे और उम्मीद है कि सभी जगह व्यवस्था होगी। फिर भी मैंने डीआरसीएस, उपपंजीयक सहकारी समितियां, मार्केट के अधिकारी, फूड ऑफिसर, उनके सारे सुपरवाइजर अधिकारियों को फील्ड पर सभी 129 खरीदी केंद्रों पे
भेजा हुआ है सवेरे से, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर नहीं भी है तो भी कहीं से भी व्यवस्था करके धान का ढकाई शुरू हो और धान खराब ना हो या वर्षा से ना भीगे। धान के उठाव को लेकर भी कलेक्टर का कहना है कि जैसे ही डीओ कटते जाएंगे धान का परिवहन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। एमसीबी जिला के चिरमिरी अंतर्गत कोरिया कॉलोनी में गजराज ने उत्पात मचाते हुए ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया है। रात के करीब 10:30 बजे दीवार गिरने की आवाज से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो हाथी दीवार तोड़कर जा रहे थे। इसकी जानकारी वन विभाग को जैसे ही मिली, वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर रात से ही गश्ती करना शुरू कर दिया है। अभी तक हाथियों की जानकारी वन विभाग को नहीं मिली है। ग्रामीण ने बताया कि हम लोग रात में 10:30 बजे खाना खाकर सो ही रहे थे, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। जब बाहर निकलकर देखा तो हाथी दीवार को तोड़कर जा रहा, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग मौके पर पहुंचा है और निगरानी कर रहा है। अभी 10 बजे की घटना है। आया, दीवार तोड़ा और हाथी था, कैट था, क्या था ये पता नहीं चला। खा पी कर आराम से सो रहे थे, टूटने का आवाज आया। हल्का थोड़ा सा निकले बाहर, देखे क्या चीज का। पड़ोसी लोग आवाज किए, वो देखे और हम लोग को बुलाए। रात में हम लोग खा पी के सो रहे थे, 10:30 बजे करीब एकदम आवाज आया तो पूरा दीवार वाल गिर गया। तो हम लोग निकले तो देखे कि हाथी रहा, वो पीछे से तोड़ ताड़ के जा रहा था। तब तक हम लोग दफाई में फोन ऑन किए, किसी को आए, तब तक वो चला गया था। पूरा तोड़ दिया है घर और इधर उधर। बता दें कि यहाँ पहले भी हाथियों का आतंक देखा गया है। वन विभाग इसे लेकर मुस्तैद है। वहीं ग्रामीणों को भी सचेत रहने की सलाह दी गई है। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल कार्यकर्ताओं और एजेंट को जानकारी के साथ प्रशिक्षण दे रहा है कि काउंटिंग किस तरह से होगी, साथ ही वोटिंग की गिनती के दौरान उन्हें किस तरह से सावधानियों की आवश्यकता होगी। बेमेतरा जिला आईटी सेल के प्रभारी अतुल साहू ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मतगणना संबंधित जानकारी दी। बेमेतरा के एक निजी स्कूल में बेमेतरा जिला आईटी सेल के प्रभारी अतुल साहू ने 17 नवंबर को हुए चुनाव की मतगणना के लिए जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं को बताया कि 3 दिसंबर को मतगणना कक्ष में एजेंट को कैसे मतगणना टेबल में काउंटिंग में भागीदारी निभानी होगी। कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष बंशी पटेल, प्रत्याशी आशीष छाबड़ा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। जहां अतुल साहू ने मतगणना के संदर्भ में बताया कि गणना के समय किस तरह से ध्यान देना होगा कि ईवीएम से किस तरह से गिनती होगी, कितने कांग्रेस को और कितने भाजपा को मिले, अन्य पार्टी के साथ ही नोटा में कितने मत डाले गए हैं। जो मतगणना में बैठेंगे उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से हम सबको काउंटिंग के दिन सतर्कता बरतनी है, कैसे हमको वहां अपने टेबल में रह के मतगणना के परिणाम को अंकित करना है। इसका पूरा विस्तार से ब्यौरा यहां देने के लिए हमारे मास्टर ट्रेनर भाई अतुल साहू यहां उपस्थित हुए हैं। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब भाजपा जिला महामंत्री ने बैलेट पेपर से हुए मतदान में गड़बड़ी होने की आशंका जाहिर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा जिला महामंत्री बलरामपुर के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बैलेट पेपर से हुए मतदान की पेटियों को जिला मुख्यालय के ट्रेजरी ऑफिस में रखा गया है, जहां पर अनाधिकृत लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में पार्टी विशेष से लगाव रखने वाले अधिकारी कर्मचारी बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसे या तो स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाए या फिर ट्रेजरी ऑफिस में ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बैलेट पेपर की निगरानी की अनुमति प्रदान की जाए। हमें आशंका है कि ट्रेजरी में जो है मतों में हेरा फेरी हो सकता है, पोस्टल बैलेट पत्रों में हेरा फेरी करके और अनुचित लाभ लिया जा सकता है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि हम पोस्टल बैलेट पेपर को पूरा सुरक्षा दिया जाए, हमारे कार्यकर्ता को वहां तैनात होने का अनुमति दिया जाए और हमेशा जो है सशस्त्र बलों के, केंद्रीय सशस्त्र बलों के निगरानी में उसको रखा जाए ताकि जो है निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सौंपे ज्ञापन को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि बैलेट पेपर से हुए मतपत्रों को प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। जी, आज आवेदन इनके द्वारा दाखिल किया गया है, इसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और जो भी परीक्षण करने के बाद उचित होगा अन्य हम इसमें अवगत कराएंगे। वर्तमान स्थिति में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रखा गया है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निगम और परिवहन विभाग के अफसरों की लापरवाही से सिटी बस के ठेकेदार पिछले 3 महीनों से बसें नहीं चलवा पाए। एयरपोर्ट से दुर्ग तक एसी सिटी बस, शहर में आने जाने वाले यात्रियों को देना पड़ रहा दुगुना किराया। शहर में यात्रियों के लिए एसी सिटी बस का संचालन एयरपोर्ट से रायपुर होकर भिलाई दुर्ग तक चलने वाली सिटी बसों को मनीष ट्रेवल्स के संचालक मनीष जैन द्वारा कुछ दिनों तक बसों का संचालन करने के बाद ही बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया। नगर निगम और सिटी बस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से करीब 3 महीने से बंद रायपुर एयरपोर्ट से भिलाई दुर्ग तक चलने वाली एसी सिटी बसें अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इस वजह से एयरपोर्ट से शहर आने वाले और भिलाई दुर्ग से रायपुर आने वाले 10,000 से ज्यादा लोग रोजाना परेशान तो है, साथ ही ये बसें खड़ी रहने की वजह से कबाड़ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ठेकेदार के द्वारा मनमाने तरीके से शहर के बाहर शासकीय दर से अधिक किराया वसूला जा रहा है। इसका असर यात्रियों के जेब में पड़ रहा है। टोटल 67 बसेस थी, उसमें से 46 बसें तैयार कर ली गई हैं और कुछ गाड़ियां स्पेयर में है, बाकी गाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो निर्धारित रेट है वही रेट लिया जा रहा है, वो शासन का निर्धारित रेट है, उसी से चल रही है। अलग किलोमीटर के हिसाब से रेट तय है। रायपुर से रेलवे स्टेशन से खरोरा में संचालन हो रहा है, रेलवे स्टेशन से खैरकुट चल रही है, रेलवे स्टेशन से आपका मंदिर हसौद रूट पे चल रही है। ये इन रूटों पे अभी बसों का संचालन किया जा रहा है। कोई भी गाड़ियों को अभी पंजीयन निरस्त नहीं किया गया है। हमारे द्वारा आवेदन दिया गया कि कुछ गाड़ियां नहीं बनेंगी। कोरोना काल में एयरपोर्ट से सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था। करीब 3 साल बाद 25 जुलाई 2023 से 2 एसी सिटी बस शुरू की गई थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही 23 अगस्त को इन बसों का संचालन बंद कर दिया गया। पब्लिक के हिसाब से बसों का संचालन नहीं होने पर वाहनों की साफ सफाई ठीक से नहीं होने और यात्रियों से अधिक पैसे लेने की शिकायत आती है, तो निगम अधिकारी को तत्काल ठेकेदार का टेंडर निरस्त करना चाहिए और प्रतिदिन उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये ना तो नगर निगम आयुक्त की गाड़ियां हैं और ना ये जिसे गाड़ियां जो चला रहा है वेंडर उसकी गाड़ियां हैं। ये तो जनहित में पब्लिक की गाड़ियां हैं। पब्लिक के हिसाब से अगर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो ऐसे आदमी को तुरंत टेंडर को कैंसिल करना चाहिए और प्रतिदिन उसको जुर्माना करना चाहिए अगर ज़्यादा पैसा ले रहा है या गाड़ियों की साफ़ सफाई नहीं रखता है तो। ये मनीष ट्रेवल्स के ऑपरेटर हैं मनीष जैन जी, जिनको टेंडर मिला और ये दुर्ग में रहते हैं। वहाँ से गाड़ियों की देख रेख करते हैं और जबकि इनको सारी फैसिलिटी नगर निगम ने उपलब्ध कराई है, ऑफिस है और वर्कशॉप है, लेकिन नहीं ध्यान देते हैं। कुल मिला के ये अनुभव का फ़र्क है। देखिए, अगर गाड़ियों को पंजीयन निरस्त किया गया है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पूरी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। तो अगर पूरी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो क्यों नहीं चल रही हैं, ये एक जांच का विषय है। राजधानी रायपुर में 2012 में जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत शहर में सिटी बस के संचालन के लिए केंद्र से 100 सिटी बसें मिली थी। कोरोना के बाद से बंद पड़ी 77 बसों का पुनः संचालन नगर निगम रायपुर ने कराया था। दोबारा परिवहन शुरू होने तक कई बस कबाड़ हो गई हैं। वर्तमान में 40 बसों का संचालन हो रहा है। 37 सिटी बसें पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी हैं।
यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायत सामने आने पर ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बात नगर निगम के जिम्मेदार कर रहे हैं। तो ऑपरेटर के द्वारा उन्होंने 67 में से 46 बसेस को बनाया और बना करके चला रहा है। अभी वर्तमान में 36 बसें चल रही है, 2 बसें महासुंद में चल रही है, 4 बसें जो है रायपुर एयरपोर्ट से दुर्ग के लिए जो है वो बंद पड़ी है, परमिट उसको विथहेल्ड हो गया है, और 2 बसें स्पेयर में जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है उसके बदले में उसको चलाई जाती है। और इसमें से 17 जो गाड़ी है, 17 गाड़ी जो है बनने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने उसको नहीं बनाया, तो उसको प्रस्ताव हम लोगों ने अपनी सोसाइटी की बैठक में रखे हैं और उसमें प्रक्रिया चल रही है उसको क्या करने आगे जो है। लेकिन जांच के लिए कोई किसी चीज़ में आप पुलिस में जा कर के कोई भी चीज़ करेंगे, जब लिखित में तभी पुलिस जांच करेगा ना कि उसने मुझे गाली दे दिया बोलते, इतने में नहीं होता जांच जो है। यदि अगर कर्मचारी आके बोल दे, मेरे को लिख के दे दे कि सर मुझे ज़्यादा पैसा लेने के लिए बोलेगा, बिल्कुल करेंगे, जाँच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, पेनाल्टी भी लेंगे। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। सरकारी संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में छत्तीसगढ़ का यह पहला सरकारी अस्पताल जहां किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा 2023 से शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो एम्स में पहला किडनी ट्रांसप्लांट कबीरधाम जिले के रहने वाले 27 वर्षीय युवक को उसकी मां की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। आयुष्मान कार्ड में उनका निःशुल्क इलाज किया गया और 50 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों ने पंजीयन कराया है। ऐसे मध्यम वर्ग जो उपचार नहीं करा पाते, ऐसे मरीज आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौड़ नेफ्रोलॉजी विभाग से एक्सक्लूसिव चर्चा की। शासकीय संस्थानों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी रायपुर की बात करें तो अखिल भारतीय आयुष्मान विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में इसकी शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पे 2023 में जो है किडनी ट्रांसप्लांट का पहला मरीज आया था, जहाँ पे कबीरधाम जिले से 27 वर्ष युवक जो आया थे, जिनके अपनी माता का किडनी को ट्रांसप्लांट कर सफल उनका प्रयास किया गया था। तो लगातार यहाँ पे अभी तक के देखा जाए तो हम 15 जो किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो चुका है और लगातार यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। और आंकड़े की बात करें तो लगभग लगातार 50 से भी अधिक आवेदन यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आ चुके हैं। हमारे चीज़ खास बातचीत करने के लिए हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौर जी हैं, उनसे बात कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय राठौर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स रायपुर। सर, देखा जा रहा है कि किडनी पेशेंट के जो खर्चे होते हैं और जो तमाम जो मरीजों के लिए चुनौती रहती है कि मध्यम वर्ग के लिए, तो उसके लिए किस टाइप से सहयोग एम्स के द्वारा किया जा रहा है और कितना खर्चा लागत आती है? जी, एम्स रायपुर में किडनी ट्रांसप्लांट है। ये आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की स्कीम है उसके तहत किया जाता है। तो इसमें एम्स रायपुर की तरफ से इस योजना के तहत ट्रांसप्लांट फ्री है और साथ में उन्हें 1 साल तक की जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को लेनी होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। जिन पेशेंटों का आयुष्मान के तहत नहीं होता है वो और ऐसे पेशेंटों को हम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में भेजते हैं और वहाँ से उनके ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल आता है। तो ऐसे पेशेंटों का भी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। अभी तक जितने भी पेशेंट 15 पेशेंट जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें सभी के ट्रांसप्लांट 14 पेशेंट के ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं। सर, देखा जा रहा है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो मेहनत है, कितने दिन में आप कितने टीम के द्वारा जो मरीजों को यहाँ पे देख रेख में केयर टेक में रखते हैं? जी, एम्स रायपुर में ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को हमें जो अमूमन 1 महीने के आसपास तक उनके ट्रांसप्लांट से पहले हमें इवैल्यूएशन में टाइम लगता है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि पेशेंट सूटेबल है कि नहीं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरा कि किडनी देने वाले और किडनी लेने वाले का किडनी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट लगते हैं जो लगभग 1 महीने लगते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए हमें अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, जो यहाँ की जो सोटो है वो अप्रूवल देती है। अप्रूवल के बाद फिर हम पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 15 से 20 दिन उन्हें पोस्ट ट्रांसप्लांट में फॉलोअप के लिए रखा जाता है। फिर उन्हें हम हफ्ते के हफ्ते फॉलोअप पे रखते हैं, पहले 3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद हर 15 दिन में फॉलोअप रखते हैं 6 महीने के लिए, और उसके बाद फिर महीने में फॉलोअप रखते हैं 1 साल के लिए, और फिर उसके बाद ज़रूरत अनुसार उनकी फॉलोअप की जाती है। बहुत सही बात है, किडनी का इलाज बहुत महंगा है।
चाहे डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो। डायलिसिस भी काफ़ी खर्चीला होता है और ट्रांसप्लांट हमेशा डायलिसिस के से ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के हिसाब से पेशेंट के लिए अच्छी होती है, बल्कि ये लागत के हिसाब से भी ट्रांसप्लांट हमेशा ज़्यादा अच्छा इलाज माना जाता है। एम्स रायपुर में ट्रांसप्लांट शुरू होने से निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत आशा की किरण है कि यहाँ पे जो किडनी के मरीज हैं उनका ट्रांसप्लांट एक सरकारी अस्पताल में सरकारी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनके तहत ट्रांसप्लांट हो जाता है। इससे डेफिनेटली पेशेंटों के ऊपर जो आर्थिक रूप से जो भार पड़ता है वो बहुत कम होगा। हमारे जो ट्रांसप्लांट की जो सर्जिकल टीम होती है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, वो ट्रांसप्लांट की सर्जरी करते हैं और उनके लिए उनके डेसिग्नेटेड ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डेसिग्नेटेड एरिया है। और ऐसे 2 ऑपरेशन थिएटर हैं जो नामांकित किए गए हैं। एक में जहाँ पे किडनी देने वाला है उसकी सर्जरी की जाती है और एक में जहाँ पे किडनी लेने वाला, दोनों सर्जरी साथ साथ चलती हैं। तो ये 2 ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ ब्रेन डेड वाले पेशेंट जो होते हैं उनके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे से हम ऑर्गन रिट्रीवल करते हैं, जहाँ पे किडनी के अलावा दूसरे अंग भी हैं। यदि जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं और वहाँ से ऑर्गन रिट्रीवल करके हम उनको करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी के हिसाब से एक ट्रांसप्लांट वार्ड जो है वो अभी बन रही है एम्स रायपुर में, और वो जब बन जाएगी तो ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए और भी आसान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो ट्रांसप्लांट वार्ड है वो 8 बेडों का है, वो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि वो 20 बेडों तक हो जाए। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना है तो अब तक के ऐसे आंकड़े बता पाएंगे कि कितने मरीजों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए? जी, तो अब इसमें 2 तरीके से होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन। एक होता है लिविंग डोनर, यानी कि जहाँ पे आपके पास डोनर अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इसमें हमारे आज तक की अभी तक हमने 15 ट्रांसप्लांट किए हैं, उनमें से 12 लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हुए हैं और ऑलरेडी अभी हम 10 पेशेंट का नेक्स्ट ट्रांसप्लांट के लिए इवेल्युएशन उनका जारी है, अलग अलग स्टेजेस पे हैं और उनकी सोटो से परमिशन लेनी होती है। सोटो से परमिशन मिलने के बाद फिर हम उन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने अभी तक 12 पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। 10 से 12 पेशेंट अभी वर्कअप के डिफरेंट फेसेस में हैं और इस तरीके के काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। तो उनकी वेटिंग लिस्ट धीरे धीरे करके हम उसको कम करते जाते हैं। तो ऑलरेडी तकरीबन 15 से 20 पेशेंट इसमें वर्कअप में हैं और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे बेड्स की संख्या बढ़ेगी इसके नंबर भी बढ़ जाएंगे। दूसरा ज़रूरी होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन। तो कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप के हिसाब से हम पेशेंट का वेटिंग लिस्ट मेंटेन करते हैं, ताकि यदि उस ब्लड ग्रुप से का कोई ब्रेन डेड डोनर अपने किडनी डोनेट करना चाहता है तो उस समय हम उनको बुला के किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें। तो इसमें भी तकरीबन हमारे पास तकरीबन 50 पेशेंट अलग अलग ब्लड ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं। अंगदान एक अब अभियान बन चुका है और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे एक कोई आदमी, कोई रिश्तेदार अपना किडनी डोनेट करता है, वो तो एक तरीके से ट्रांसप्लांट होता ही है किडनी में, बट इससे भी अच्छी चीज़ है यदि मृतक व्यक्ति में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मृतक व्यक्ति 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रेन डेड होते हैं और एक कार्डियक डेथ होते हैं। जो कार्डियक डेथ होती है उनमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट हैं, अंग दान नहीं कर सकते, मगर ऐसे पेशेंट फिर भी अपनी आँखों को, अपनी स्किन को, बोन्स को यानी कि टिश्यू को दान कर सकते हैं, जो मेडिकल में इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेन डेड पेशेंट, अमूमन ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं एक्सीडेंट के केस, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है और उसके बाद उनका एक तरीके से ब्रेन है इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट को ब्रेन डेड बोला जाता है। तो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं, ये अपने बहुत सारे अंग डोनेट कर सकते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इस तरीके से बहुत सारे अंग को डोनेट कर सकते हैं। और एक ब्रेन डेड पेशेंट आराम से कम 10 से 12 पेशेंटों की मरीजों की जान बचा सकता है। तो ये प्रक्रिया भी हमारी एम्स में शुरू हो चुकी है और पहली डोनेशन, अंगदान डोनेशन हमारी यहाँ की ही नर्सिंग स्टाफ थी जो ब्रेन डेड हुई थी, क्योंकि उनके ब्रेन में रक्तस्राव हो गया था, उन्होंने पहला डोनेट किया। और आज एम्स ने रायपुर में 3 इस तरीके से इस साल में हमने ऑर्गन डोनेशन कराए हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। 3 पेशेंट्स की 3 किडनियाँ हमारे यहाँ पे ही लगी हैं, पेशेंट अच्छा कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि अंगदान आज के डेट में कितना ज़रूरी है। जहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट जाते जाते 10 से 12 पेशेंटों को अपनी नई ज़िंदगी दे के जाता है, इससे बड़ा और दान कोई और नहीं हो सकता। भारत सरकार का विशेष फोकस है कि हम ब्रेन डेड से अंगदान डोनेशन को बढ़ाएं
और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में जागरूकता हो। जागरूकता के पीछे भी हम बहुत काम कर रहे हैं, चाहे ओपीडी के बेसिस से या कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को अंगदान के बारे में प्रोत्साहन देना, इसके लिए कर रहे हैं। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि हम अंगदान को किस तरीके से पहुंचा सके, ताकि सारे लोगों को पता हो कि ब्रेन डेड के बाद हम अंगदान कर सकते हैं और अंगदान करके हम 10 से 12 लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय राठौर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अंगदान महादान मतलब सबसे बड़ा अंगदान जो होता है वो लोगों को एक समाज में सीख देती है, क्योंकि आप जब अंगदान करते हैं तो आने वाले जो पीढ़ी है, जो जिनको मरीज हैं, जिसको जो उसकी आवश्यकता है अंग की जो पार्ट्स की, वो उसके ट्रांसप्लांट करके वहाँ पे इलाज कर सकते हैं। तो एक बड़ा सही संदेश है, क्योंकि हम लोगों को देना चाहते हैं कि अंगदान अवश्य करें और जब भी मौका मिले बिल्कुल इस अवसर का लाभ ले, ताकि आने वाले जो ही जिनको जो ज़रूरत है, जो भी मेडिकल के सहारे, उस चीज़ को उनका फ़ायदा मिल सके। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 3 दिसंबर को बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि सभी अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 3 दिसंबर को लाइवलीहुड कॉलेज पाकुर भाट में मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट पेपरों की गणना की जाएगी। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट के माध्यम से गणना आरंभ की जाएगी। बिल्कुल, बालोद जिले के अंतर्गत 3 विधानसभाओं का जो मतगणना होनी है वो 3 दिसंबर को पाकुर भाट जो हमारा केंद्र है वहाँ पर होनी है। उसके संदर्भ में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से अभी तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया बड़ी स्मूथ ढंग से रही है, सभी लोगों के सहयोग से जो हमारी मतगणना है वो भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगी। मतों की गिनती हेतु प्रत्येक विधानसभा वार 14-14 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए आरओ की 4-4 टेबल लगाई गई है। मतगणना स्थल पर अधिकारी, कर्मचारी, गणना अभिकर्ता एवं अन्य किसी को भी मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि के अलावा गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। इस तरह चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। जो विधानसभा चुनाव की जो गणना है वो 3 दिसंबर को निर्धारित है, जिसके लिए हम पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। एक बार पोल्ड ईवीएम हो जाता है, उसके बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जिसमें सीएपीएफ की बल आंतरिक सुरक्षा करती है। उसके दोनों बाहर के जो लेयर होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स और जो अपने जिला पुलिस की जो बल होती है वो करते हैं। इस दौरान बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी, साथ में जो फ्रिस्किंग भी प्रॉपर होगा और जो भी व्यक्ति एंटर करेंगे बिना किसी पास के एंटर नहीं करेंगे। तो जो ईसीआई के मापदंड हैं और जो करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होगी। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। खैरागढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर वनांचल में प्राकृतिक सुंदरता के बीच पर्यटन स्थल डोंगेश्वर महादेव स्थित है, जहां के मंदिर में 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महादेव के भक्त डोंगेश्वर महादेव के दर्शन को पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि डोंगेश्वर महादेव के मंदिर में गुप्त गंगा की अविरल धारा बह रही है, जिससे रोग दूर होते हैं। गुप्त गंगा कहां से निकल रही है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। ऐसी मान्यता है कि कुंड के गुप्त गंगा जल ग्रहण करने से रोग दूर होते हैं। और हम लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो चट्टान से जो बैल के मुंह से जो पानी निकल रहा है वो पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, और वैज्ञानिक लोग भी बहुत पता किए हैं इसके बारे में, और इसका जल भी बहुत मीठा रहता है। देखें तो बड़ा आनंद है इस भाई, और हमारे गांव के चीर में है, हम दर्शन नहीं कर रहे नेला। अब भगवान की कृपा से एक और प्रचार करबो हमन के आना है, हमला हमारे परिवार ला धर के लाबो, ऐसे हमारे विचार है भाई। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच महादेव के दर्शन करने और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ आने जाने वालों की भीड़ खास मौकों पर देखी जाती है।
खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में नशीले पदार्थ परिवहन मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नशीले पदार्थ का परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 125 छोटी बोतल दवा और 150 एम्पुल इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। बता दें कि ये दोनों ही व्यक्ति झारखंड से यात्री बस में नशे की खेप ले जा रहे थे, जिन्हें तातापानी पुलिस ने NDPS के धाराओं के तहत पकड़ते हुए कार्यवाही की और आगे की पूछताछ जारी की। जगदलपुर शहर के नया पारा स्थित पत्रकार भवन के सामने नाली में एक अंधेड़ का शव मिलने से स्थानीय इलाके में सनसनी फैल गई। जगदलपुर शहर में सुबह जब लोगों ने प्रतिदिन की भांति आना जाना शुरू किया, तभी लोगों की नजर नाली में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।